हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू चैप्टर ऑफ चरक संहिता सूत्र स्थान स्वेद अध्याय चैप्टर 14। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब आगे चलते हैं। स्वेदन के योग फिर कौन है? इतने सारे लोग जो थे वो अयोग्य थे। अब योग्य कौन है, इसके सुटेबल कौन है जिससे हमें स्वेदन करना चाहिए? अब देखो, सारे जो आ जाएंगे इसमें। अब देखो स्वेदन में क्या क्या करते हैं हम। स्वेदन में हम करते हैं वात और कफ को शांत करते हैं। तो सारे वात और कफ वाले सारे रोग आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, वही आने वाले हैं। देखो, प्रतिशय प्रतिशय रनिंग नोज मतलब कफ की वजह से होता है। कास, हिक्का, श्वास, ये सारे वात की वजह से होते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, हिचकी, दमा के कारण छाती का भारी होना। फिर कर्ण, मन्या, शिरा, शूल, शूल जितने भी होते हैं ना, वो सारे वात की वजह से होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, शूल जितने भी होते हैं सारे वात के वात की ही वजह से होते हैं। अगर वात इन्वॉल्व नहीं है तो शूल नहीं होने वाला आपको। तो कर्ण मतलब कान, मन्या मतलब गर्दन, शिरा मतलब हेड, इसका जो दर्द होता है इसमें, तो आप उसमें स्वेदन करवा सकते हो। स्वर भेद, गलगरा यानी आवाज बैठ गया है, या गले की तीव्र जगराहट है, तो उनमें भी आप स्वेदन करा सकते हो। अर्दित, एकांग, सर्वांगवात, पक्षाघात। अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, और एकांग सर्वांग मतलब शरीर किसी एक अंग या संपूर्ण शरीर का वात रोग वाले हो, या पक्षाघात हो गया हो मतलब हेमिप्लेजिया हो गया हो। ठीक है, आना, विबंध, मूत्राघात, विजृंभक, ये सब जो बीमारी है, पेट का फूल गया हो, या पुरानी कब्ज हो, यूरिन का रुक रहा हो, या फिर बहुत अधिक जम्बाई आ रहा हो। जम्बाई किसकी वजह से आता है बताना? जम्बाई कफ की वजह से होता है। ठीक है, ये सब चीजें सारे वात और कफ वाले ही हैं। तो ये सब चीजें आप, अगर आपको है या फिर किसी पेशेंट में दिख रहा है, तो आपको स्वेदन करवाना चाहिए। और भी है आगे। कौन कौन से? पार्श्व पृष्ठ, कटी, कुक्षि, संगरा, यानी संगरा मतलब जकड़ जकड़ गया हो बिल्कुल। पसलियां, पीठ, कमर, पेड़ू, पसलियां मतलब पार्श्व मतलब पसलियां, पृष्ठ मतलब पीठ, कटी मतलब कमर, कुक्षि मतलब पेट, पेट हो गए। ठीक है, पेट बहुत जकड़ गया हो। गिरिद्रसी मतलब साइटिका, और एवं अंगमर्द हो रहा हो, यानी पूरे शरीर में दर्द हो रहा हो, पूरा शरीर टूट रहा हो, साइटिका का तीव्र दर्द या पूरे बदन का टूटना। मुश्क वृद्धि या मूत्र कृच, अंडकोश का सामान्य वृद्धि मतलब पानी हाइड्रोसील हो गया हो, या पेशाब करने में बहुत कठिनाई होती हो। पाद, उरु, जानु, जंघा, शूल, ये भी शूल आगे देखो। पाद मतलब पैर, उरु मतलब छाती, क्या होता है? छाती, जानु मतलब घुटना, जंघा मतलब जांग, शूल, ये सब चीजों में अगर पैरों, जांघों, घुटनों और पिंडलियों का दर्द हो रहा हो, उनमें शून्य पड़ गया हो। शोथ, खल्ली, उर मतलब छाती होता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने बताया उरु, देखो उर मतलब छाती होता है, उरु मतलब जंगा होता है, याद रखना। एक थोड़ा सा आयुर्वेदिक टर्म है, ये ध्यान रखना। उर मतलब छाती, उरु मतलब जंगा। यहाँ पे देखो फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। शोथ, खल्ली, आमदोष, वेपेतु, ये सारे जो है ना, वात कंटक मतलब एड़ी का दर्द होता है। सुप्ति मतलब होता है शून्य पड़ जाना। संकोच मतलब होता है सिकुड़ना या खींचना। ये सब चीजें अगर पेशेंट में आपको दिख रहा है, तो उन्हें आप स्वेदन करवा सकते हो। पिंड स्वेद के औषध द्रव, अब सारे स्वेद देखेंगे। पिंड स्वेद, अभी बहुत सारे स्वेद आने वाले हैं, उनके किस तरह से हम तैयार करते हैं, पोटली बनाते हैं, किस किस द्रव्य से बनाते हैं, फिर स्वेदन करते हैं, वो चीज़ आप देखने वाले हैं हम। तो पिंड स्वेद मतलब, पिंड मतलब होता ही है पोटली। पिंड मतलब क्या होता है? पोटली बनाने की दो भिन्न औषध श्रेणियां, एक वात रोगों के लिए, एक कफ रोगों के लिए। वात रोगों के लिए स्निग्ध पोटली बनाएंगे, कफ रोगों के लिए रुक्ष पोटली बनाएंगे। अब स्निग्ध पोटली के लिए स्निग्ध द्रव्य हमें चाहिए, वो कौन सा है? तिल, उड़द, कुलथ, खट्टे द्रव्य, घी, तेल, मांस, भात, खीर, खिचड़ी, यानी कृष्णा जो होता है ना, जो श्लोक में दे रखा है, वो सारे इसके अंदर है। को एक साथ क्या करना? पकाकर, सबको एक साथ पकाकर पोटली बनानी चाहिए। और ये स्निग्ध पोटली क्या करता है? वायु को शीघ्र शमन करती है। ये जो है तिल, घी, तेल, तिल, ये सब चीजें, भात, खीर, मांस, कुलत्ती, उड़द, सबको एक साथ पकाकर उसको पोटली बनाकर फिर सेवन कराया जाता है। ये क्या करता है? वात को शमन करता है। इसी तरह से अब रुक्ष पोटली बनाना है, तो रुक्ष द्रव्य लेंगे। गौ, गधे, ऊंट, सुअर और घोड़े की सूखी विष्ठा, विष्ठा मतलब लीद, जो उनकी जो मल बोल सकते हो आप, फीसिस जो होता है, पुरुष जो होते हैं उनके लिए उनके लीद बोलते हैं, पुरुष नहीं बोलते जानवरों के मल को। तो गधे, ऊंट, सुअर और घोड़े की सूखी विष्ठा लेनी है। भूसी के साथ जव लेना है। बालू लेना है, मिट्टी, पत्थर के टुकड़े, सूखे गोबर का चूरा, लोहे का चूरा लेंगे। उससे पोटली बनाएंगे, और फिर ये रुक्ष पोटली भारी कफ को सुखा देती है। पोटली बना के फिर उसको सेकेंगे, उसको बार बार बॉडी पे जहाँ पे आपको स्वेदन देना है, वहाँ पे आप स्वेदन कर सकते हो। अब हम करने वाले हैं प्रस्तर स्वेद और स्वेदन। देखो अभी पिंड स्वेद हो गया, अब प्रस्तर स्वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाल कलर कैसा रहेगा? चलो ये पिंक करके देखते हैं एक बार। प्रस्तर स्वेद की बात करते हैं।
प्रस्तर स्वेद का पिंड स्वेद में बताया गया द्रव्य, जैसे उड़द, खीर, खिचड़ी, ये पिंड स्वेद का तो था ना, ये था, ये उड़द, खीर, खिचड़ी किसका था? वात को शमन करने के लिए स्निग्ध द्रव्य है। को गर्म अवस्था में एक मनुष्य की लंबाई के बराबर, पहले देखो ये जो पिंड स्वेद में जो जो द्रव्य बताया गया उनको गर्म करना है, और गर्म करने के बाद एक मनुष्य, मानी मनुष्य की जितनी लंबाई होती है उस लंबाई के बराबर क्या करना है, पत्थर पे उस लंबाई के बराबर पत्थर की पट्टिया या चबूतरे पर फैला दिया जाता है। मानी जितनी मनुष्य की लंबाई होती है उसको उतने ही बराबर उसको गर्म करके द्रव्यों को फैला दिया जाता है। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, रेशमी ऊनी कपड़ा, रेशमी या फिर ऊनी कपड़ा या एरंड के पत्ते बिछाकर तेल मर्दन किए हुए रोगी को, मतलब उसका अच्छे से तेल लगा दिया गया है, उस पर सुलाकर स्वेदन किया जाता है। स्वेदन का मतलब बोला ना हीट देना, अब हीट किस तरह से दे रहे हैं? अब प्रस्तर स्वेद में बताया, पिंड स्वेद में जो भी द्रव्य थे, उड़द, खीर, खिचड़ी, मांस, रस, तोला, ये सब चीजें जो थी उसको गर्म करके और एक पत्थर पे बिछा देना है, एक इतना इतना दूर तक बिछाना है जितना तक वो इंसान की लंबाई हो, उस पर बिछा के उसके ऊपर रेशमी कपड़े या ऊनी कपड़े या फिर एरंड के पत्ते बिछाकर मर्दन और तेल से मर्दन करके रोगी को उस पर सुला देना, सुलाकर स्वेदन किया जाता है। उसी को प्रस्तर स्वेद कहते हैं, हॉट बेड स्यूडेशन भी बोलते हैं। अब स्वेदन के लिए विशिष्ट वास्तुकला की बात कर लेते हैं। धुआं रहित अंगार, यानी धुआं नहीं होना चाहिए, धुआं रहित अंगारों से गर्म किए गए निम्नलिखित स्थानों में सुखपूर्वक स्वेदन होता है। पहले भूगरी, चारों तरफ से बंद तहखाना या भूमिगत कक्ष हो, या जेनताक। जेनताक क्या होता है? जेनताक होता है जलाशय के किनारे। ये जेनताक कहाँ पे बनता है? जलाशय के किनारे, यानी कहीं पे तालाब हो, नदी हो, उसके किनारे विशेष विधि से बनाया गया गोलाकार स्वेदन गृह होता है। ये चार चीज, ये तीन चीज जो है ना, ये इसके अंदर स्वेदन कराया जाता है, ये बता रहे हैं ये वास्तुकला इसका। ये है एक भूगृह जो चारों तरफ से बंद होता है, तहखाने में होता है, और जनता के एक जलाशय के किनारे होता है ये, और एक विशेष विधि से बनाया जाता है, गोलाकार होता है। और उष्ण गर्भगृह में क्या होता है, घर का वह भीतरी केंद्रीय कक्ष जहाँ हवा का प्रवेश न्यूनतम और गर्मी अधिक होती है, उसको उष्ण गर्भगृह बोलते हैं। ये सब में स्वेदन कराया जाता है, आगे पढ़ेंगे हम, ये सब चीजें आएगी। अब नाड़ी स्वेद के योग, नली द्वारा भाप स्वेदन देते हैं। नाड़ी स्वेद में क्या क्या होता है देखो, नाड़ी में क्या होता है ना, भाप उत्पन्न करने वाले तीन औषध समूह दिया गया। प्रथम वर्ग जो तीव्र वातनाशक होता है, द्वितीय वर्ग जो कफ और वातनाशक वनस्पतिक समूह होता है, तृतीय वर्ग अम्लीय और मिश्रित योग होता है। प्रथम वर्ग में क्या क्या आता है, गाराम में आनूप, जलीय जीवों का मांस, दूध, बकरे का सिर, सुअर की मैदा, पित्त, रक्त, तेल प्रदान करने वाले एरंड आदि के बीज तथा तिल, टंडुल का काढ़ा, ये सब द्रव्य आ जाते हैं इसके अंदर प्रथम में। नाड़ी स्वेद की बात कर रहा हूँ। द्वितीय वर्ग में क्या क्या आ जाएंगे, अडूसा, बांस, करंज, मदार, कफवात नाशक की बात करें, गिलोई, गिलोई किसको बोलते हैं, अमृता है इसका, किसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एरंड मूल, सहीजन, मूली, सरसों, मालती, तुलसी के पत्तों का जल के साथ क्वाथ बनाते हैं। और तृतीय वर्ग में गंध, त्रीन, महापंचमूल, मदिरा, दही का पानी जिसको मत्सू मस्तू भी बोलते हैं, गौमूत्र, कांजी में स्नेह मिलाकर उबाला गया द्रव। तो तीन तरह के द्रव बनाया जाता है, ठीक है, और इस द्रव्य को के द्वारा नाड़ी स्वेद कराई जाती है। अवगाह स्वेद की बात करते हैं। अवगाह स्वेद, टब बात भी बोलते हैं इसको, यानी कि टब में पानी भर के उसमें बैठ जाओ तो वही अवगाह स्वेद होता है, गर्म पानी होना चाहिए जिससे आपको हीट मिले। नाड़ी स्वेद के लिए बताया गया वाताग्नि और कफग्नि द्रव्यों के, अब देखो नाड़ी स्वेद में वात और कफ के लिए कौन कौन सा बताया गया, तो देखो वात के लिए ग्राम्य आनुप जलीय जीवों का, वात मतलब वात नाशक है तो हमें स्निग्ध द्रव्य चाहिए, तो वही ग्राम्य आनुप, जीव, मांस, दूध के बकरी, सुअर की मैदा, ये सब सारे स्निग्ध द्रव्य आ जाएंगे। और कफ के लिए रुक्ष चाहिए, अडूसा, बांस, करंज, मदार, गिलोई, एरंड, ये सब सारे रुक्ष द्रव्य में आ जाएंगे। ये सारे द्रव्य को गर्म काढ़े यानी क्वाथ बनाकर गर्म काढ़े को एक बहुत बड़े टब या द्रोणी मतलब जल कोष्ठ जिसको बोलते हैं में भर दिया जाता है, और तेल मर्दन करके रोगी को इस टब में कंठ और नाभि तक डुबोकर बैठाते हैं। ठीक है, नाभि तक या फिर कंठ तक डुबोकर बैठाते हैं, मतलब इतना पानी उसमें भर जाए कि उसमें या तो कंठ तक आ जाए तो नाभि तक पेशेंट का शरीर पानी के अंदर हो। फिर उन्नत स्नेह द्रोणी की बात करें तो ये देखो, अत्यंत गंभीर वात रोगों, अस्थि क्षय, नसों की कमजोरी में काढ़े के स्थान पर केवल गुनगुने घी, शीर अथवा तेल से भरे टब में रोगी को बैठाकर अवगाह स्वेद कराया जाता है। यह आधुनिक टब बात का प्राचीनतम वैज्ञानिक रूप है। मतलब किसी को बहुत गंभीर वात रोग हो या फिर अस्थि क्षय हो चुकी हो, नसों की कमजोरी है, तो उनके लिए ये तरीका है। उपनाह स्वेद क्या होता है? उपनाह मतलब लेप, लेप लगाते हैं ना, वही होता है। देखो उपनाह स्वेद में, उपनाह की पहले की उपनाह बनाने स्वेद करने से पहले उपनाह के लिए उपनाह का निर्माण करेंगे, निर्माण के लिए सामग्री चाहिए, वो सामग्री क्या क्या होगी, गेहूं के दलिया,
जौ का आटा, कांजी स्नेह द्रव्य, सुरा किट मतलब इष्ट बोलते हैं यहाँ पे था ना, किट 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 लवन, ये सब चीजें, नमक, तगर, सौंफ, अलसी मतलब तीसी जिसको बोलते हैं, अत्सी भी बोलते हैं इसको। फिर आ जाएगा कूट, सुगंधित द्रव्यों को एक साथ गाढ़ा पकाकर गर्म गर्म लेप तैयार किया जाता है। क्लासिक बंधन नियम देखें, इस गर्म लेप को प्रभावित अंग पर रखकर उसके ऊपर छोटे छोटे बालों से युक्त, दुर्गंध रहित होना चाहिए, छोटे छोटे बाल होने चाहिए, नहीं होना, दुर्गंध रहित होना चाहिए मतलब उसमें गंध नहीं होना चाहिए। उष्ण वीर्य वाले पशु के चमड़े, जिसको हम सलोम अपुति चर्म, चर्म मतलब चमड़े, अपुति मतलब जिसमें गंध ना हो, सलोम मतलब लोम के साथ छोटे छोटे बालें हों, बाल हो, से बांध देना चाहिए। अब लेप लगा दिया हमने, ठीक है। उसमें लेप लगाने के बाद, उसके बाद चमड़े से, वो चमड़े कैसे हो, अपूती वाले मतलब उसमें दुर्गंध ना हो, और सालोम मतलब छोटे छोटे बालों से युक्त हो, ताकि वो गर्मी प्रदान करे। यदि ऐसा ना चमड़ा मिले, चमड़ा ऐसा आपको नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके स्थान पर मोटे रेशमी या ऊनी कपड़ों की पट्टियों से कसकर बांधना चाहिए। ये है इसका नियम। देखो अब हमने उपना तो बांध दिया, पट्टी बांध दी, अब खोलना कब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें खोलना कब है, अगर आपने रात में बांधा है या फिर दिन में बांधा है। रात में बांधा तो क्या करेंगे, इस उपनाह को रात में बांधा गया है तो उससे सुबह सूर्योदय के समय खोल देना चाहिए। और यदि आपने दिन में बांधा है तो उसे रात्रि के प्रारंभ में खोल देना चाहिए। ठीक है, ये है खोलने का नियम। अब इसमें कुछ और भी हैं एक्स्ट्रा। यदि पुल्टी से लेप को लगाकर 24 घंटे तक बंधा छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो उससे ये होगा कि त्वचा में तीव्र जलन होगी, फफोले हो जाएंगे, या पकने की स्थिति में विदाह उत्पन्न हो सकती है। परंतु यदि अत्यंत ठंडी ऋतु है, मतलब बहुत सर्दी का मौसम है, या फिर दोष बहुत जिद्दी है, तो चिकित्सक के परामर्श अनुसार इसे कुछ अधिक समय तक भी बांधा जा सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि कब, अगर ज़्यादा सर्दी का मौसम है तो बांध सकते हैं ज़्यादा देर तक, लेकिन अगर वैसे ही आप ज़्यादा देर तक बांधते हो तो ये सब चीज़ें जलन, फफोले या फिर विदाह उत्पन्न हो सकते हैं। 13 प्रकार के अग्नि स्वेदन करने वाले हैं। ये 13 प्रकार के अग्नि स्वेदन कौन कौन से होते हैं। पहला है संकर स्वेद, प्रस्तर स्वेद, नाड़ी स्वेद, परिषेक स्वेद, अवगाहन स्वेद, जैनताक स्वेद, अश्मघन स्वेद, कर्पु स्वेद, कुटी स्वेद, भू स्वेद, फिर आगे आ जाएगा अपना कुंभी स्वेद, फिर सेकंड लास्ट कूप स्वेद, एंड लास्ट होलाक स्वेद। अब इसको याद कैसे रखना है, इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, कैसे याद रख सकते हैं। देखो ये अपने, ये आप खुद ट्रिक भी बना सकते हो, अपने ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हो। और याद ये 13 का 13 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी याद, जैसे मैंने ऐसे याद कर रखा, शंकर और प्रस्तर ने नाड़ी नाड़ी देखी, फिर उसके बाद कोई पेशेंट है, ठीक है, कोई पेशेंट है जिसका नाम प्रस्तर, समझ सकते हो, तो शंकर एक डॉक्टर है, शंकर ने प्रस्तर की नाड़ी देखी, फिर उसको क्या करवाया, स्वेद में थाई अवगाहन और परिषेक पढ़ के आ रहे हैं, परिषेक और अवगाहन स्वेद करवाया। कहाँ करवाया, जैनताक में और अश्मगन में करवाया। और फिर उसके बाद उसने करपू कुटी और मिट्टी, करपू कुटी लिया, किस में लिया, करपू कुटी मिट्टी मतलब भू मतलब मिट्टी के कुंभी और कूप में लिया, और स्वेद होलाक किया, ठीक है, हलाक कर दिया उसको। इस तरह से आप ऐसे याद रख सकते हो। नहीं, शंकर शंकर ने प्रस्तर की नाड़ी देखी, उसको अवगाहन प्रेषक करवाया जनता का अश्मगन में, और उसके बाद क्या करा, कर्पू और कुटी, कर्पू कुटी कुटी लिया, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के कुंभी और कूप में, और हुलाक किया, हुलाक से के। इस तरह से समझ सकते हो। आप अपने तरीके से भी इसको, अपने तरीके से, अपने ट्रिक या अपने निमोनिक से भी इसको याद रख सकते हो और याद कर लेना, ठीक है। अभी देखो आप समझते हैं संकर स्वेद क्या होता है। मिश्रित पोटली स्वेद, शंकर यानी शंकर का मतलब ही होता है मिक्स वाले, ठीक है। प्रस्तर मतलब शैया या पत्थर चबूतरा स्वेद, प्रस्तर में पत्थर के ऊपर करवाते हैं। अभी हम इसके सबके बारे डिटेल पढ़ने वाले हैं। नाड़ी मतलब नली द्वारा भाप स्वेद, परिषेक मतलब गर्म काढ़े की धार गिराना, अवगाहन मतलब टब में डुबोकर स्वेदन। जनताक में केंद्रीय भट्टी युक्त गोलाकार गृह होता है, आगे देखने वाले सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर गर्म पत्थर की शिला पर शयन करना अश्मघन होता है। कर्पू मतलब खाट के नीचे विशिष्ट गद्दा खोद कर स्वेदन देना। कुटी मतलब बिना खिड़की की गर्म कुटिया। ये सब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये शॉर्ट में बता रखा हूँ, बाकी आगे पढ़ने वाले डिटेल में। भूस्वेद मतलब साफ समतल गर्म भूमि पर सोना। इसी तरह से कुंभी मतलब जमीन में गड़े घड़े में लोह पिंड डालना, यानी जमीन में
घड़े को गाड़ के उसमें लोहे पिंड डालना गर्म करके, और खाट के नीचे गहरा कुआं नुमा गड्ढा, उसको कूप स्वेद, कूप मतलब कुआं होता है ना, वही कुएं की तरह गड्ढा खोद कर उसमें गड्ढा बनाना, उससे स्वेद करना, उसके अंदर गर्मी चीजें डाल के स्वेद करना। पुलाग स्वेद, खाट के नीचे गोबर लीट की विशाल बोरसी लगा जलाना। तो ये सब इस तरह से स्वेदन करी जाती है। इसमें क्यों इतना टाइम बर्बाद करना। सा अग्नि श्वेत संचालन, संकर प्रस्तर एवं नाड़ी। अब ये सब चीजें हैं ना, ये सा अग्नि यानी अग्नि के साथ है ये। एक पढ़ेंगे नीर अग्नि, ठीक है, ये सा अग्नि यानी अग्नि के साथ है, सा अग्नि श्वेत। फिर एक और भी पढ़ेंगे नीर अग्नि श्वेत। सा अग्नि 13 होता है। अब सा अग्नि वाला में कौन कौन, सबसे पहले संकर प्रस्तर और नाड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। संकर श्वेत में क्या होता है, औषधियों को मिलाकर कपड़े में बांधकर या फिर बिना कपड़े के, जिसको कपड़े में वस्त्रांतरित या फिर अवस्त्रांतरित के सीधे शरीर पर सेकना, यानी कि औषधियों को गर्म करके कपड़े में डालकर या पोटली बनाकर या बिना कपड़े के भी शरीर पर सेक सकते हैं। इसके पश्चात इसे साक्षात ताप स्वेद भी कहते हैं। संकर स्वेद को ताप स्वेद भी कहते हैं, जिसमें द्रव्यों को गर्म करके कपड़े में बांधकर या बिना बांधे शरीर पर सेक करते हैं। प्रस्तर स्वेद मतलब गर्म गर्म खीर, खिचड़ी या वेशवार मांस को, खिचड़ी खीर या वेशवार मांस को चबूतरे पर फैलाकर, फिर उसके ऊपर रेशमी कपड़े या एरंड के पत्तों को बिछाकर रोगी को, अब रोगी को पहले तेल वेल लगा देंगे, यानी कि स्नेहन कराकर उस पर सुलाकर पसीना निकालना ही प्रस्तर स्वेद कहलाता है। फिर नाड़ी स्वेद के विशिष्ट सिद्धांत देखें। नाड़ी स्वेद में क्या होता है, भाप उत्पन्न करने वाले घड़े में एक हाथी की सूंड जैसी नली लगाई जाती है, यानी घड़ा होता है, घड़े में एक सूंड छेद करके और एक हाथी के सूंड की जैसी एक पाइप लगाई जाती है, जो क्या होता है, जो 2 से 3 स्थानों में मुड़ी हुई होती है, हाथी की तरह मुड़ी हुई होती है, होनी चाहिए। यदि नली बिल्कुल सीधी होगी तो उससे क्या होगा, तो भाप अत्यंत तीव्र वेग से, यानी स्पीड से क्या होगा, स्पीड से निकलकर रोगी की त्वचा को जला देगी। इसलिए नली के टेढ़ा होने से भाप का प्रचंड वेग बीच में ही टूट जाता है, और जिससे वह बिना त्वचा को झुलसाए, यानी बिना जलाए, सुखपूर्वक अंदर तक स्वेदन करती है। नली की लंबाई लगभग 3.5 हाथ होनी चाहिए। लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3.5 हाथ। अब यहाँ पे देखो मैंने टेबल में बना रखा है, ये एक अलग से लिख रखा है मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, ये है इसमें बुक में, ठीक है। नली की लंबाई 3.5 हाथ तो अभी देख लिया हमने होती है। अब देखो नली की जो चौड़ाई कितनी होगी, हाफ व्याम होगी। लंबाई 3.5 हाथ, चौड़ाई हाफ व्याम। और ये नली की जो बेस की जो बेस में जो होगी, नीचे वाली जो पोर्शन होगी, उसकी जो मोटाई कितनी होगी, हाफ 1/4 व्याम होगी। और अंतिम भाग की जो मोटाई होगी, जो लास्ट में जिससे पानी निकलेगा, भाप जाएगा, वो 1/8 व्याम होगी, ठीक है। ये याद रखना है इसका, ये एमसीक्यू में शायद आ सकता है। आगे चलते हैं। सागनी स्वेद संचालन परिक्षेक अवगाहन की बात कर लेते हैं। अभी हम सागनी वाले पढ़ रहे हैं, तो अब पढ़ते हैं, चलो यही करते हैं। देखो परिक्षेक और अवगाहन की बात कर लेते हैं हम। शंकर प्रस्तर ये देख लिया हमने, नाड़ी भी देख ली। अब तीसरा चौथा पांचवा परिक्षेक अवगाहन होने वाला। परिक्षेक में बताया मैं, टब में बैठाकर, नहीं टब नहीं, झरना वाला है ये, टब वाला तो अवगाह वाला, यानी कि देखो शावर 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 सिडुएशन है, और ये बेड बाथ सिडुएशन है। वात की प्रधानता वाले संसर्गज, संसर्ग और सन्निपात में क्या फर्क होता है, कमेंट करके बताना। वात की प्रधानता वाले संसर्गज रोगों में इसका प्रयोग होता है, यानी वात ज्यादातर मतलब कहा जाए, संसर्ग मतलब होता है 2 दोष मिल के बीमारी पैदा करते हैं, और सन्निपातक में तीनों दोष मिलकर बीमारी पैदा करते हैं। और दोनों 2 दोष मिले हुए जैसे वात पित्त वात कफ, जिसमें वात की प्रधानता है। इसी तरह सन्निपातक में वात पित्त कफ है, जिसमें वात की प्रधानता है। उसकी बात हो रही है, यानी वात इज डोमिनेंट इन संसर्गज या सन्निपातज रोग, तो इसके प्रयोग होता है। तो इसमें इसका प्रयोग होता है, कुल मिला के वात को शांत करने के लिए होता है। स्वेदन होता ही है वात और कफ को शांत करने के लिए। सर्वप्रथम रोगी के शरीर पर औषध सिद्ध तेल की मालिश की जाती है। पहले स्नेहन तो करना ही है, क्योंकि हमें स्नेहन पड़ गया है, स्नेहन के बाद ही स्वेदन की जाती है। फिर उसे पतले कपड़े से ढक दिया जाता है। फिर उसके पश्चात क्या करा जाता है, सहस्र धारा वाले घड़े, यानी कि सहस्र धारा मतलब, सहस्र मतलब हजारों छिद्रों वाले फुहारदार बर्तन या बड़ी नाली में गुनगुना काढ़ा भरकर रोगी के ऊपर लगातार धार गिराई जाती है, यानी गर्म करके उसके ऊपर गिराई जाती है। इस तरह से परिक्षेक स्वेद किया जाता है। अवगाह स्वेद में क्या होता है, वात नाशक द्रव्यों से उबले हुए जल, दूध, मांस रस, तेल से भरे हुए बड़े कोष्ठ मतलब टब में रोगी को गले तक या नाभि के 6 अंगुल ऊपर तक बैठा दिया जाता है, और जिससे संधियों की जकड़ाहट तुरंत दूर हो जाती है, ठीक है। ये सारे देखो, ये सारे जो हैं सारे
स्निग्ध द्रव्य हैं, दूध, मांस, रस, तेल, ठीक है, क्योंकि वात वाले रोग है ना, तो उसको बैठा दिया जाता है, जिससे संधियों की सारी जो जकड़ाहट होती है, स्टिफनेस होती है, वो सारी दूर हो जाती है। अफगान हो गया। अब जेनताक स्वेद की बात कर लेते हैं। अभी जी पढ़े थे ना जेनताक, अश्वगंध। जेनताक के लिए एक अलग ही गृह होता है, जिसको जिसको बनाया जाता है क्या बोलते हैं, जलाशय के आसपास बनाया जाता है। अब देखो इसको पहले देख लेते हैं स्थान, इसमें देखो डिटेल में बताया हुआ है। मुख्य पहले स्थान का चयन करते हैं, ठीक है। वो स्थान कहाँ होता है? मुख्य निवास स्थान से, जहाँ आप रहते हो, उससे पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। जहाँ पे आप रह रहे हो, पर निवास स्थान जो आपका है, वहाँ उससे पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। और अत्यंत उपजाऊ काली या पीली मिट्टी वाली भूमि पर होना चाहिए। भूमि कैसी हो? बहुत ही उपजाऊ हो, और वो या तो वो काली मिट्टी हो, पीली मिट्टी हो। किसी समंदर सुंदर कमल युक्त जलाशय, मतलब जलाशय के दक्षिण या पश्चिम तट पर निर्माण करें। सबसे पहली बात, आपके मुख्य निवास से पूर्व या उत्तर दिशा में हो, और किसी जलाशय के दक्षिण या पश्चिम के तट पर हो, और वो ऐसी भूमि पर हो जो जो काली मिट्टी हो या फिर पीली मिट्टी हो, और अत्यंत उपजाऊ हो। ये इसका शर्त है स्थान चयन करने का। अब स्थान चयन हो चुका है, अब बनाते हैं मकान, ठीक है। भवन का मकान बनाते हैं। अब जमीन तो ले लिया ना, अब मकान बनाते हैं। अब जलाशय के तट से, अब कहाँ जलाशय? 7 से 8 हाथ दूर, पूर्व या फिर उत्तर मुख वाला। अब इसका मुख्य कैसा होना चाहिए? अब भवन का स्ट्रक्चर बता रहा है। भवन का स्ट्रक्चर, उसका मुख्य किधर होगा? पूर्व या उत्तर में होगा। एक विशाल गोलाकार होगा, जिसको कूटागार बोलेंगे। गोलाकार भवन बनाएंगे, जिसका मुख्य किधर होगा? पूर्व या उत्तर में होगा। जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई कितनी होगी? 16-16 रत्नी होगी, मतलब हाथ, 16-16 हाथ होगा, लंबाई या चौड़ाई दोनों। और क्योंकि गोलाकार है ना, लंबाई चौड़ाई दोनों होगी। वैसे ही दीवारें मोटी मिट्टी से अच्छी तरह लीपी पोती हों, और उसमें कई छोटे झरोखे हों, वेंटिलेटर हों, ताकि हवा का आना जाना लगा रहे। भीतरी चबूतरा, अब अंदर बन गया, बाहर बाउंड्री लग गई, मोटी दीवारें हो गई, 16-16 हाथ की चौड़ाई लंबाई बन गई, गोलाकार भी बन गया। अब अंदर चलते हैं, मकान के अंदर। मकान के अंदर क्या होगा? भीतरी चबूतरा की बात कर रहे हैं। मकान के अंदर बनाने वाले हैं चबूतरा। मुख्य द्वार को छोड़कर, जो दीवार है जिससे मेंटेन लेंगे उसको छोड़कर, कमरे के अंदर चारों तरफ क्या कर रहे हो? दीवारों से सटा हुआ होना चाहिए, 1 हाथ ऊंचा और 1 हाथ चौड़ा। मिट्टी का बैठना या सोने का चबूतरा बनवाएं। मतलब कि पहले तो हम जमीन देखना है, फिर उसके बाद मकान के भवन कैसे होना चाहिए ऊपर बता दिया, फिर उसके अंदर कैसे क्या होना चाहिए ये बता रहा हूँ। उसके अंदर जाओगे तो जो एंट्री गेट है उसको छोड़कर उसके चारों तरफ बैठने के लिए या सोने के लिए चबूतरा होना चाहिए। इसको चबूतरे को पिंडिका बोलते हैं, जो कि 1 हाथ चौड़ा हो और 1 हाथ ऊंचा हो, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, केंद्रीय भट्टी व्यवस्था। अब उसके अंदर, अब ये चारों तरफ दीवार दीवार से बना दिया, ठीक है। दीवार दीवार से गोल में, चारों तरफ गोल से बना दिया चबूतरा। अब जनताक गृह के ठीक केंद्र में, अंदर ही है, अंदर में अब काम चल रहा है, ठीक है। अब केंद्र में बिल्कुल बीच में, अब क्या करेंगे? मनुष्य की लंबाई के बराबर ऊंचा मिट्टी का एक खंबा नुमा कोठिला, जिसको अंगार कोष्ठक बोलते हैं, वो बनाया जाता है। बीचों बीच में एक कोष्ठक बनाया जाता है, अंगार कोष्ठक जिसको बोलते हैं, जो जिसकी लंबाई मनुष्य की लंबाई के बराबर होने वाली है। और जिसमें, उसके अंदर क्या होगा? जिसमें सैकड़ों सूक्ष्म छिद्र होंगे, उसमें ढेर सारे छिद्र होंगे, छेद होंगे। इसमें खैर मतलब खदीर, खदीर एक पेड़ होता है, आप द्रव्य गुण में आपने पढ़ा होगा। शाखों की लकड़ियों को भरकर आग लगा दी जाती है। कोष्ठक बना दी, यानी कोष्ठक क्या होता है? अंगार कोष्ठक मतलब पहले जो गांव में बनते ना चूल्हे, वही समझ लो। चूल्हे देख लो आप, इंसान की लंबाई जितनी चूल्हे बनाना है, उसमें बहुत सारी छेद कर देना है, और उसमें लकड़ी डाल के खदीर के या फिर साखू की, उसमें आग लगा देनी है, ठीक है। और जब पूरी लकड़ी जलकर धुआं रहित लाल अंगार बन जाती है, अब पूरी लकड़ी जल गई, अब धुआं भी खत्म हो गया, और अंगार लाल लाल हो गए, तो उसके और पूरा कमरा अत्यधिक ऊष्मा से भर जाती है, पूरा कमरा गर्म हो गया, तब तेल मर्दन किए हुए रोगी को, यानी स्नान तो किया हुआ होगा ना, मर्दन अच्छे से कर रखा होगा, उस रोगी को पतले कपड़े से ढांक कर अंदर प्रवेश कराया जाता है। अब उसको अंदर प्रवेश करा दिया रोगी को, तो कितना शानदार था। मतलब कि पहले चयन किया भूमि का, फिर उसके बाद फिर भवन बनाया, भवन के अंदर फिर गए, फिर अंदर चारों तरफ चबूतरा बनाया, बीच में फिर कोष्ठी बनाया, फिर उसके बाद इसको अंदर लेके गए पेशेंट को। फिर उसके बाद देखो, रोगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन रक्षण जैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डॉक्टर हो, डॉक्टर बनना चाह रहे हो, अगर ये सब चीजें करना चाह रहे हो तो भी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो रोगी को दीवार के किनारे
बने चबूतरे पर लेट कर करवटें बदलते हुए स्वेदन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक तरफ से, क्योंकि बीच में देखो आग जल रही होगी, जस्ट इमेजिन करो आप गोल गोल घर में हो, बिल्कुल गोल है, चारों तरफ दीवार से चबूतरा बना हुआ है, और बीच में एकदम लाल अंगार जल रही हो। आप एक करवट पे ज़्यादा देर तक लेटे रहोगे तो आपको जलन फील होने लगेगी, ऐसे लगेगा जैसे जल रहा है। तो आपको करवटें बदलते रहना, बदलते बदलते आपको स्वेदन करना चाहिए। अब कड़ा सुरक्षा नियम क्या है? स्वेदन के दौरान अगर अत्यधिक गर्मी से यदि रोगी का दम घुटने लगे, अगर स्वेदन के दौरान अगर आपका या किसी पेशेंट का दम घुटने लगता है या उसे गंभीर चक्कर या मूर्छा आने लगता है, तो उसे क्या करना चाहिए? तब उसे भूल कर भी चबूतरा छोड़कर नीचे नहीं उतरना चाहिए। चबूतरा नहीं छोड़ना है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूल कर भी चबूतरा नहीं छोड़ना है। और इसको तो फिर क्या करे वो ये क्या कर सकता है कि चबूतरे पे ही लेटे लेटे धीरे धीरे खिसक खिसक कर गेट की तरफ जाए, और तब जाके निकले। नीचे पैर नहीं रखना चबूतरे के, यही इसमें कहा गया। चबूतरे के सहारे ही लेटे लेटे धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर बढ़ना चाहिए। यदि वह घबराकर नीचे फर्श पर गिरेगा, अगर वो घबराकर गिर गया, नीचे पैर रख दिया, तो अत्यधिक अंधकार और धुंध और बेहोशी के कारण क्या होगा? वो सीधे केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म भट्टी से टकरा सकता है, क्योंकि बीच में है गर्म भट्टी है। अगर उससे टकराओगे तो सोचो क्या होने वाला है। तो मुख्य द्वार न मिलने के कारण वहीं तड़पकर उसके प्राण जा सकते हैं। ठीक है, उससे टकरा सकते हो, भट्टी से जल सकते हो, या फिर क्या, अगर आपने नीचे पैर रखा, आपको बहुत चक्कर आ गया, या फिर आपको कुछ दिख नहीं रहा, तो वहां पे आप अंदर ही तड़प कर मर सकते हो, गेट नहीं मिलने की वजह से। ये इतना रिस्क हो सकता है। ठीक है, ये था जनताक श्वेत। अब करने अश्मगन, करपु, कुटी और भू श्वेत के बारे में बात करने वाले हैं। करपु, कुटी और भू। तो अश्मगन में क्या होता है? स्टोन बेड सिड्यूशन। ये रोगी के लंबाई के बराबर, रोगी की जितनी लंबाई उसके बराबर एक मोटी पत्थर की पटिया लेनी है। ठीक है, यानी शीला लेना है, एक मोटी पत्थर की पटिया या शीला लेनी है। उस पर वातग्न लकड़ियां जलाकर, अब पत्थर के ऊपर लकड़ी जलाकर, वात वात को हरने वाली लकड़ी को जलाकर उसे खूब गर्म किया जाता है। यानी पत्थर लिया, और वो पत्थर कितनी बड़ी होनी चाहिए? इंसान को जिसको जिसको सुलाना है उसके ऊंचाई के बराबर, उसके लंबाई के बराबर होनी चाहिए। और उस पर लकड़ी जलाकर उसे गर्म किया जाता है। फिर गर्म कर दिया पत्थर को, फिर क्या किया जाता है? अंगारों को हटाकर, अब लकड़ियां हटा दिया, अब गर्म पानी छिड़क कर साफ कर दिया जाता है। उसमें गर्म पानी छिड़क कर साफ कर दिया, फिर उस पर ऊनी या रेशमी कपड़ा बिछाकर तेल मालिश किए हुए रोगी को सुलाकर उस पर कंबल उड़ा दिया जाता है। तो इस तरह से स्वेदन किया जाता है। मतलब स्वेदन के मतलब कुल मिलाकर पसीना निकलवाना आपको बस। कर्पू स्वेद में, कर्पू मतलब क्या होता है? रोगी के सोने वाली खाट के ठीक नीचे, ये गांव में लोग ठंड के मौसम में खूब करते हैं। वो दूसरा बोसी वाला है। खाट के नीचे एक गड्ढा खोदा जाता है। खाट के नीचे हम एक गड्ढा खोदते हैं। फिर उस गड्ढे में निचला हिस्सा चौड़ा, और गड्ढे का बता रहा है ये, निचला हिस्सा चौड़ा होगा और मुंह छोटा होता है, जिसको करपू आकार बोलते हैं। करपू मतलब बोल सकते हो क्या क्या करपू आकार, वो आपने पढ़ा होगा, सिलेंडर जो होता है, मेजरिंग सिलेंडर, ये सब चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सब। कर्पू आकार का मत समझ लेना कि नीचे का हिस्सा चौड़ा होगा, ऊपर का मुंह का हिस्सा छोटा होगा, उससे कम चौड़ा होगा, ये समझ लेना। इसमें क्या करते हैं? धुआं रहित धधकते अंगार भर दिए जाते हैं। गड्ढे को बनाया, गड्ढे का निचला बेस ज़्यादा चौड़ा होगा, ऊपर का कम, और इसमें धुआं रहित यानी धुआं नहीं हो रहा है, धधकते अंगार को भर दिए जाते हैं, जिससे खाट पर सोए व्यक्ति को सुखपूर्वक स्वेदन होता है। इस तरह से स्वेदन करवाते हैं। कुटी स्वेद। कुटी में क्या होता है? एक छोटी मोटी दीवारें वाली गोलीकार कुटिया बनाई जाती है। गोलेकार कुटिया बनाई जिसमें एक भी खिड़की नहीं होती है, खिड़की नहीं होती है इसमें। ठीक है, और भीतरी दीवारों पर कूट आदि गर्म औषधियों का लेप दिया जाता है। और भीतरी दीवार पर क्या है? कूट आदि गर्म औषधियों का लेप किया जाता है, यानी कि अच्छे से लेपा जाता है। बीच में खाट बिछाकर, खाट के नीचे अंगीठियां लगाकर बंद कमरे में स्वेदन किया जाता है। कुछ इस तरह से होता है। सिंपल है, इसमें समझने वाली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हो। भूस्वेद में अश्मघन स्वेद की तरह, अश्मघन में क्या होता था? एक पत्थर लेते थे, किसकी पत्थर की ऊंचाई कितनी थी? एक इंसान के बराबर थी, है ना। ये जनताक हो गया। अश्मगन कहाँ है? हाँ, ऊपर ही है, इसी में तो है। हम कहाँ जा रहे हैं? अश्मगन वही लंबाई मोटी पत्थर होती थी, पत्थर पे लकड़ियाँ जलाते थे, गर्म करते थे, उसको फिर साफ करते थे गर्म पानी से, उस पर फिर कपड़ा उपड़ा, रेशमी का कपड़ा बिछाकर रोगी को सुलाते थे। उस पर वही सेम अश्मगन श्वेत की तरह, बस इसमें पत्थर की शिला के स्थान पर सीधे सीधे स्वच्छ समतल या हवा रहित खुली भूमि को गर्म करके रोगी को सुलाया जाता है। यानी पत्थर नहीं है, सिर्फ भूमि पे ही, डायरेक्ट भूमि पे ही लकड़ी जलाया, गर्म किया, उसको साफ करके फिर उस पर सुला दिया जाता है। भूस्वेद में अश्मगन की तरह होता है, बस अश्मगन में पत्थर होते हैं, इसमें पत्थर नहीं, डायरेक्ट भूमि पे ही करते हैं। यही फर्क था इन दोनों में। आगे चलते हैं सागनी स्वेद, निराग्नि। सागनी ही चल रही है अभी, निराग्नि नहीं है। ये अपना लास्ट है सागनी का। कुंभी, कूप और हुलाक। कुंभी स्वेद में क्या होता है? कुंभी में वातनाशक औषधियों
के काढ़े से भरे एक घड़े का आधा या एक तिहाई हिस्सा जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, ठीक है। जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, कितना, आधा या तिहाई हिस्सा। उसके ऊपर फिर क्या करते हैं, एक हल्की बुनी हुई खाट बिछा दी जाती है। फिर अब घड़े के अंदर लोहे के लाल गर्म गोले या गर्म पत्थर डाले जाते हैं, जिससे उत्पन्न प्रचंड औषधियां भाप सीधे ऊपर सोए हुए रोगी के शरीर में लगती है। ये देखो, इसमें क्या होता है, एक घड़ा लेते हैं, ठीक है। हम्म, एक घड़ा लेते हैं और घड़े को क्या करते हैं, जमीन के गड्ढे में गाड़ देते हैं। और गाड़ते कितनी देर, या तो आधा पूरा अंदर डाल देते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, या फिर एक तिहाई। नहीं नहीं, हाँ वही करते हैं। वातनाशक औषधियों के काढ़े से भरे एक घड़े को, और इसमें घड़े में होता क्या है, वातनाशक औषधि होते हैं, ठीक है। उसके अंदर औषधि होती है, काढ़े काढ़े, काढ़ा पता है, क्वाथ, क्वाथ तो पता ही होगा, सिंपल सी बात, डिकॉक्शन। क्वाथ, क्वाथ को घड़े के अंदर डाल देते हैं। और वो घड़ा कितने अंदर होता है जमीन के, एक तिहाई या फिर आधा अंदर होता है जमीन के। उसके ऊपर फिर क्या करते हैं, लाल गर्म लोहे के गोले उसके अंदर डालेंगे, तो क्या हुआ, जाहिर सी बात है, अंदर पानी है, क्वाथ है, तो वो भाप बन के ऊपर आएगा, और उसी भाप से रोगी का स्वेदन होता है, उसी को कुंभी स्वेदन बोलते हैं। अब कूप स्वेद, कूप मतलब क्या होता है, कुआं, मतलब कुएं आकार का गड्ढा करने वाले हैं। हवा रहित स्थान पर खाट के बराबर चौड़ा, खाट खाट के बराबर चौड़ा लेना है, और खाट की चौड़ाई से दुगुनी गहराई वाला, चौड़ा तो कर लिया खाट के बराबर, अब खाट के, अब गहराई कितनी होगी, चौड़ाई की दुगुनी गहराई होगी। एक गहरा कुआं नुमा गड्ढा खोदा जाता है, और इसे हाथी, घोड़े, गाय, ऊंट की सूखी लीड या गोबर से भरकर आग लगा दी जाती है। धुआं समाप्त होने पर गड्ढे के ऊपर खाट बिछाकर रोगी को सुलाया जाता है। वाह, इस तरह से कूप स्वेद किया जाता है। होलाक स्वेद जो अपना लास्ट होने वाला है, खाट के नीचे के पूरे क्षेत्रफल के बराबर आकार की एक बड़ी मिट्टी की अंगीठी, बोरसी यानी बनाई जाती है, और इसे पशुओं की सूखी लीद या कंडे से भरकर जलाया जाता है। अब जब धुआं समाप्त हो जाता है तो इसके ऊपर खाट बिछाकर रोगी को लिटा दिया जाता है। इस तरह से स्वेद कराया जाता है। ये था साग्नि स्वेद। अब पढ़ते हैं निराग्नि या अन अग्नि स्वेद पढ़ते हैं। ये होता है 10 प्रकार का, 10 प्रकार का। और ये इतना एक्सप्लेन नहीं कर रखा, बस इसका आप नाम ही याद रखना है, ठीक है। इसका नाम ही काफी है, अनअग्नि स्वेद। अब देखो, अब इसको कैसे याद रखोगे, वाऊ, वाऊ, वाऊ से वाऊ, वाऊ गुरु, ये क्या रखा, वाऊ गुरु, क्षुधा बहुत डर गई है, करऊ आ आ, करऊ मतलब कौआ, आ ऐसे याद रख सकते हो आप। तो अब देखो, जैसे भी आप अपना, मैंने तो ऐसे याद रखा, आप अपने तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। मैं अब बस बताता हूँ क्या क्या है व्यायाम। व्यायाम को पता है क्या होता है, उष्ण सदन, गुरु प्रवारन, उष्ण सदन मतलब बिना खिड़की वाले मोटी दीवारों के कमरे में बैठना। गुरु प्रवारन मतलब शरीर पर भारी काला कंबल या रजाई ओढ़कर सो जाना। अब ये सबसे भी क्या होगा, स्वेदन का मतलब होता है, फिर से बता रहा हूँ, पसीना निकालना। अब पसीना कैसे निकालना है, वो सबके अलग अलग तरीके हैं। अब देखो, ये निराग्नि वाला मतलब इसमें अग्नि नहीं दी जा रही, फिर भी पसीना निकल रहा है। वो कैसे निकल रहा है, आप व्यायाम करते हैं तो पसीना निकलता है, किसी गर्म जगह पे बैठ जाओगे तो उसमें पसीना निकलेगा, अब कंबल ओढ़ के बैठ जाओगे रजाई में तो भी पसीना निकलेगा। ये सब सारी ये निराग्नि वाली, वो सारी जो हमने अब तक पढ़ा, जो 13 था वो साग्नि वाला था। शुदा मतलब उपवास या उपवास द्वारा शारीरिक आंतरिक अग्नि को बढ़ाते हैं। बहुपान, गर्म जल, उष्ण आशव, अरिष्ट या मद का अधिक मात्रा में सेवन करोगे तो अंदर से, सर्दी के टाइम में है ना, लोग बहुत मद्यपान करते हैं, क्यों, क्योंकि इससे अंदर गर्मी पैदा होती है, बिल्कुल। भय, आदमी जब डरता है तो भी क्या होता है, तब भी पसीना आते हैं। क्रोध होता है तो भी पसीना आते हैं, तापमान बढ़ जाता है। उपना, बिना गर्म किए केवल औषधियों का गाढ़ा लेप बांधना, ठीक है, गाढ़ा लेप बांध दिया। आहव मतलब होता है कॉम्बैट, युद्ध, लड़ाई करना। जब कोई इंसान लड़ाई करता है तो उसके बॉडी का हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, और हार्ट बीट इंक्रीज होने से बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। शारीरिक युद्ध, भारी वजन उठाना या कड़ा श्रम करना, वो आहव कहलाता है। आतप वही है, सूर्य की सीधी धूप धूप में बैठना, इसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस तरह से ये अपना 10 प्रकार के अनअग्नि या निराग्नि स्वेद कंप्लीट होता है। अब स्वेदन के 3 द्वंद्व माने हैं। अब स्वेदन के 3 द्वंद्व कौन कौन से हैं? एक तो देखो, अपने यहाँ पढ़ा साग्नि पढ़ा, और एक अनअग्नि पढ़ा, ठीक है। ये पढ़ा साग्नि 13 था, साग्नि के अंदर 13 भेद थे, और निराग्नि यानी अनअग्नि कितने, 10 पढ़े अभी जस्ट। फिर है एकांग और सर्वांग स्वेद। यानी एकांग में क्या होता है, किसी एक हिस्से पर स्वेदन करते हैं, सर्वांग में पूरे शरीर में स्वेदन करते हैं। जैसे जनताक प्रस्तर में था, पूरे शरीर पे तेल लगाकर पत्थर पे लेटा दिया, या फिर घर में जनताक में तो चबूतरे पे लेटा देते थे। और स्निग्ध बनाम रुक्ष, स्निग्ध स्वेदन या रुक्ष स्वेदन भी हमने पढ़ा। तेल घी के माध्यम से अगर स्वेदन करते हैं तो वातनाशक हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्निग्ध स्वेदन है ये। और बालू मिट्टी के माध्यम से पूरी तरह सुखा देना, ये कफनाशक स्वेदन, जिसको रुक्ष स्वेदन बोलते हैं। तो इस तरह से
3 द्वंद्व बताए गए हैं, अग्नि, साग्नि, निराग्नि, दूसरा एकांग, सर्वांग और तीसरा स्निग्ध और रुक्ष, स्वेद। 3 द्वंद्व हैं हमारे चैप्टर में। अब आता पश्चात कर्म। हमने स्वेद स्नेहन के बाद भी देखा था पश्चात कर्म क्या था। अब स्वेदन में देखते हैं। अब स्वेदन हमने कर दिया पेशेंट का, ठीक है। अब क्या, स्वेदन के बाद क्या करना है, यही हम करने वाले हैं। स्वेदन के बाद आपको कुछ नहीं करना, पथ्य आसन करना है। क्या, अच्छी खान पान करनी है ताकि आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती रहे। स्वेदन के बाद शरीर की जठराग्नि प्रदीप्त होती है। स्वेदन के बाद जाहिर सी बात है पूरी हीट होती है बॉडी, तो जठराग्नि क्या होती है, तेज हो जाती है। अतः तुरंत हल्का, सुपाच्य, गर्म और अनअभिष्यंदी, जो शरीर में रुकावट पैदा ना करे, ऐसा भोजन करना चाहिए। व्यायाम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्वेदन वाले दिन किसी भी प्रकार का व्यायाम, कड़ा श्रम, मैथुन या भारी काम सर्वथा वर्जित है। कभी नहीं करना भारी काम, व्यायाम व्यायाम ये सब, क्योंकि स्वेदन के बाद शरीर के सभी स्रोत क्या होते हैं, ढीले और खुले होते हैं। अगर आपने किया तो इससे क्या दोष पुनः कुपित हो सकते हैं। आचार्य सुश्रुत का मत देखें तो स्वेदन के बाद तुरंत ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। उन्हें कहना है स्वेदन के बाद ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। कुछ देर हवा रहित कमरे जिसमें हवा नहीं हो उसमें आराम करें। फिर शरीर का तापमान सामान्य होने पर, जब सामान्य हो जाए, क्योंकि आप स्वेदन करके जस्ट बाहर निकले हो तो पूरा गर्म होगा, तो वो ऐसे कमरे में बैठे जहाँ पे हवा नहीं हो, वहाँ पे आराम से पहले बैठे हैं। जब टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाए तो गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। ये कहते हैं हमारे आचार्य सुश्रुत। आचार्य चरक को तो बता दिया, अच्छे खाना खाना है, व्यायाम नहीं करना है। तो ये होता अपना अध्याय समाप्त। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और फिर बस इतना ही कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।